स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में शुरू होगी। कैबिनेट बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी। कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान जो है मुहर लग सकती है। तो सचिवालय में बैठक जो है वो शुरू होगी। कैबिनेट बैठक होनी है और धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बैठक जो है धामी सरकार की वो शुरू हो चुकी है और सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज और सचिवालय में बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है जहां कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है और सचिवालय में जो है बैठक जारी है जहां बताया जा रहा है कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, सीएम धामी कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल कुछ ही मिनटों पहले जो सीएम धामी की जो अध्यक्षता में जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और चर्चा होगी कि किस तरह से जो आगामी कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2025 में मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सशक्त उत्तराखंड बने, उसके तहत ही लगातार कैबिनेट बैठकों में हमने फैसले देखे हैं और उसी के तहत 8 दर्जन भर से अधिक जो फैसले हैं वो कैबिनेट में प्रस्ताव जो पास है वो हो सकते हैं और उसी के तहत जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार जो डीए बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है, साथ साथ जो सर्विस सेक्टर जो नियमावली है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है, साथ साथ क्योंकि 4 धाम यात्रा आने वाली है, ऐसे में उसकी तैयारियों को लेकर उसमें कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके साथ जिस तरह से डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं उसमें जो पीपीएम मोड में जो नियमावली है उसको आसान बनाया जा सकता है। तो तमाम जो प्रस्ताव है वो आज विभिन्न विभाग रखेंगे और उसके बाद इसे आज कैबिनेट से पास कर दिए जाएंगे। जो विभिन्न विभाग द्वारा जितने भी प्रस्ताव होंगे, जिसमें स्वास्थ्य, ऊर्जा और साथ साथ शिक्षा विभाग के जितने भी प्रस्ताव होंगे वो माना जा सकता है कि दर्जन भर से अधिक आज प्रस्ताव पारित होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ये कह सकता है कि ये आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे लाने होंगे जिससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसके पास राज्य सरकार पहुंच सके। जी, और बात करें लोकसभा चुनाव की, इसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमित शाह भी जो है उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, जिस तरह से आचार संहिता जब लग जाएगी तो उसके बाद ये माना जाएगा कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हो या फिर कांग्रेस पार्टी के हो, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर उत्तराखंड में आते हुए नजर आएंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो जेपी नड्डा है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और साथ साथ संसद उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं, जिनका जो इम्पैक्ट है वो उत्तराखंड की जनता पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा यहाँ पर हुआ है, एक बड़ी रैली हुई थी कुछ महीनों पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राहुल गांधी का आने की संभावना है, साथ साथ प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस है। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में आचार संहिता के बाद हम ये मान सकते हैं कि जो बड़े नेता है वो उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक है इसमें कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जो प्रदेश की जनता के लिए सुखद होंगे। जो आने वाले समय में जो सशक्त उत्तराखंड की बात की जा रही है उसके लिए एक नीम का पत्थर साबित होंगे। तो ऐसे में लगातार सरकार कार्य कर रही है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। जी, अगर हम बात करें तो चुनाव के लिहाज से और इसके साथ साथ जो है जनता के लिए, दोनों की ओर से देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिनको प्रमुखता से इस दौरान रखा जा सकता है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से डीए बढ़ोतरी, क्योंकि कर्मचारियों की लगातार से मांग थी कि डीए की बढ़ोतरी उनके सर्विस में हो, और इसके तहत डीए की बढ़ोतरी आज देखने को मिल सकती है। इसके साथ सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट हुई है दिसंबर माह में, उसके बाद लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग एमओयू उनके साथ साइन किए गए हैं, उनकी जो विभाग है उनसे रिलेटेड, उनकी नियमावली में आसानी की जाए, और उसी के तहत लगातार कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिससे जो बाहर के इंटरप्राइजेज हैं जो उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ईजिली हो। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा वो उनके तहत कई जो नियमावली है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ जो पीपीपी मोड में डायलिसिस सेंटर चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, उसमें जो भुगतान प्रक्रिया है उसमें थोड़ी आसानी कर सकती है सरकार। तो ऐसे में बड़ी राहत प्राइवेट सेक्टर्स को मिल सकती है। साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके डीए में बढ़ोतरी आज देखने को मिल सकते हैं। और चारधाम यात्रा, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं चारधाम की तैयारियों को लेकर, तो ऐसे में कई पर्यटन जो विभाग है उसकी कई जो प्रस्ताव है वो रखे जा सकते हैं, और उसके तहत ही जो सरकार है इस पर मुहर लगा सकती है। जी बताइए, ये भी चाह रहा है कि शिक्षकों की जो सेवा नियमावली है इसमें भी संशोधन इस दौरान किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षकों की नियमावली पे भी खासा असर इस पर पड़ सकता है। ये माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा आज इसका प्रस्ताव रखा जाएगा कैबिनेट में, खुद धन सिंह रावत इसका प्रस्ताव रखेंगे। ऐसे में जो शिक्षकों की नियमावली है उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट के बाद ये क्लियर हुआ कि क्या चेंजेस उसमें देखने को मिले हैं, लेकिन शिक्षकों की लगातार ये मांग थी कि उनके जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। साथ साथ उन्हें कई छुट्टियाँ इसमें दी जाए, जिनकी वो चर्चा कर रहे थे कि उन्हें छुट्टियाँ बहुत लिमिटेड वेज में मिलती है। तो ऐसे में जब नियमावली कैबिनेट के सामने रखी जाएगी तो इस पर चर्चा की जाएगी और इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। जब ये मीडिया के सामने जब प्रेस वार्ता होगी तो इसकी नियमावली की जो क्लियरेंस है वो उस वक्त दिखेगी कि किस तरह से इस पूरी नियमावली में चेंजेस किए गए हैं। तो कई अहम मुद्दे आज कैबिनेट की बैठक में उठाए जा सकते हैं, और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बैठक रखी गई है। जी बात करें पेड़ों के कटान की, तो हमेशा ही ये जो है चर्चा में बना रहता है। अक्सर ही कहीं ना कहीं से खबरें इस तरह की आती हैं सामने। बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। देखिए, अगर वन विभाग के रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप प्राइवेट अपनी जो ज़मीन है या फिर गवर्नमेंट ज़मीन, उसमें बिल्कुल भी जो फलदायक पेड़ है उनके कटान नहीं कर सकते। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो पेड़ों को कटान की बात की जा रही है कि इसमें आप फलदार पेड़ भी काट सकते हैं। जो आपकी प्राइवेट ज़मीन है आप उसको तहत अपनी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती थी और उसके बाद आपको कुछ ही पेड़ काटने को मिलते थे। लेकिन अगर ये प्रस्ताव सामने आता है या पास होता है तो उसके बाद जो प्राइवेट अपनी ज़मीनें हैं उसमें अगर पेड़ की खेती हो रही है और उसे हटाना चाहते हैं तो वो अब आसानी से हटा सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है सरकार द्वारा, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लैंड्स हो और लैंड्स के तहत ही ये फैसला लिया जा सकता है। जी, और अगर बात करें तुषार चुनाव की, तो चुनाव के लिहाज से इस दौरान सरकार जनता को लुभाने के लिए और क्या क्या ऐसे प्रस्ताव है जिन पर इस दौरान मुहर लग सकती है? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रदेश की जनता के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स लाना जो उनके लिए लाभदायक हो, गरीबों के लिए कुछ लाभदायक हो, साथ साथ युवा उनके लिए कुछ सरकार कर सके, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए हो। स्टार्टअप्स के लिए लगातार सरकार कार्य करते हुए नज़र आती है कि किस तरह से युवाओं को रोज़गार मिले। उसके तहत कुछ ऐसी योजनाएँ ला जा सकती है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता भी यही है और उनके मैनिफेस्टो में भी यही बात की जा सकती है कि रोज़गार उत्तराखंड की जनता को दिया जाएगा। साथ साथ जो युवा होंगे उन्हें एक बेहतर नौकरी दी जाएगी, जो गरीब है उन्हें रेखा से ऊपर लाया जाएगा, जो बीपीएल है उसकी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। तो ऐसे में सरकार कई लाभकारी जो योजना है वो ला सकती है, जो कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी में मजबूत भी करेगा लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट बैठक होने वाली है और इसमें ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो प्रदेश की जनता को लुभाने का काम करेंगे, और साथ साथ जिस तरह से कार्य कर रही है सरकार उसके विजन की ओर साफ तौर पर नजर आएगा। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो सचिवालय में जो है कैबिनेट की बैठक वो शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर इस दौरान प्रस्ताव पर जो है मुहर लग सकती है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को ओडिशा के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। हरक सिंह रावत को ओडिशा में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समन्वय के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरक सिंह रावत को यह जिम्मा सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय केंदुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, हरक सिंह को जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को उनके तरफ से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उस कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी में कह सकते हैं कि उड़ीसा में उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाने का काम यहाँ पर किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपने हर अनुभव का लाभ यहाँ पर ले रही है। जी अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ओडिशा के पर्यवेक्षक हरक सिंह बनाए गए हैं और कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय समन्वय के लिए जिम्मेदारी दी गई है और यह जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सौंपी है। तो हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से दी गई है और उड़ीसा के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जिम्मा उन्हें सौंपा है। तो ओडिशा के पर्यवेक्षक बनाए गए हरक सिंह और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी भरोसा जो है कांग्रेस पार्टी ने जताया है और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह जिम्मा उन्हें सौंपा है। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और अभय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अभय, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जो है बड़ा जिम्मा जो है हरक सिंह रावत को सौंपा है। क्या लगता है किस हद तक ये कामयाब हो पाएंगे? जी, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और एक बार फिर से अभय केंथुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या लगता है कितना उम्मीदों पर वो खड़ा उतर पाएंगे? देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। गढ़वाल सिर के नाम से उन्हें जाना जाता। जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और काम करने का तरीका, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उस जिम्मेदारी पर वो खरा उतरने का काम यहाँ पर करेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा है कि संगठन की तरफ से जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करता है और अब ऐसे में जो नई जिम्मेदारी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिहाज से मिली है, उस चुनाव की उस जिम्मेदारी का भी वो पूर्ण निर्वहन यहाँ पर करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में पार्टी अपने हर अनुभवी नेता का अनुभव का काम लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं। इसीलिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। कोऑर्डिनेशन का उनको यहाँ पर बेहतर करने का जो उनका काम का जो अनुभव है, उसका लाभ पार्टी यहाँ पर लेना चाहती है और उन्हें जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, उस जिम्मेदारी में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का सीधा कनेक्शन इस दक्षिण भारत के साथ में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को हर केंद्र भेजने का काम यहाँ पर कर रही है, उन्हें जिम्मेदारी दे रही है ताकि कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव में मजबूती के साथ कर सके और जो उनके नेता हैं जिनको पार्टी ने चुनाव मैदान बनाया उतारने का काम किया गया, उनसे उनका अनुभव का लाभ यहाँ पर ले सके। जी, और अगर हम बात करें तो हरिद्वार सीट से भी इनका नाम सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईडी के गिरफ्त में है ये, किस तरह से जो है ये समन्वय बना पाएंगे राजनीतिक लिहाज से अगर देखें? बिल्कुल, अगर राजनीतिक के लिहाज से देखें तो इस समय समझा जा सकता है कि जो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, सिर्फ उसी चीजों का अनुभव का लाभ यहाँ पर लेने के लिए कहा गया, ताकि आने वाले समय में कह सकते हैं कि चाहे ईडी का हो या सीबीआई का, उन
चीजों की परेशानियों से दूर यहाँ पर रह सके। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है कोऑर्डिनेशन की, वो उत्तर भारत से काफी दूर के राज्यों की वहां पर दी गई है। तो ऐसे में वह चाहते हैं कि उसका लाभ उन्हें मिल सके और उस लाभ का पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल सके, और उसकी कोशिश लगातार वो यहाँ पर कर भी रहे हैं, इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी भी गई है। जी, और अगर बात करें तो उड़ीसा के साथ साथ उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में ये सामने आते हैं, और उड़ीसा की जिम्मेदारी जो है इसी को लेकर उन्हें सौंपी गई है। क्या जो कांग्रेस के बागी नेता है ये उनको साधने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस का कद है, कांग्रेस का जो अनुभव वहां पर रहा है, उसी का लाभ पार्टी इस समय अपने अनुभवी नेताओं के जरिए उस संगठन को और मजबूत करने का काम के रूप में वहां पर लेना चाहती है। इसीलिए हरेक सिंह रावत को वहां की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हरेक सिंह रावत का जो काम करने का जो तरीका है, जो उनका राजनीतिक का जो अनुभव रहा है, ऐसे में कोऑर्डिनेशन की बेहतर भूमिका यहाँ पर अदा कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें उड़ीसा में कोऑर्डिनेशन की भूमिका यहाँ पर दी गई है, और उसी भूमिका के लिए उन्हें कहा गया है कि वो अगर उन सब चीजों पर सफल होते हैं तो फिर पार्टी का जो इस समय चुनाव में जो प्रदर्शन होगा और बेहतर यहाँ पर हो पाएगा। हरेक सिंह रावत जिस प्रकार से काम करते हैं, वैसे में उड़ीसा के भीतर भी पार्टी में जो कई गुट इस समय वहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन गुटों को शांत करने में वो सफल हो पाएंगे, और इस चुनाव में मजबूती के साथ विपक्ष को चुनाव मैदान में उतार पाएंगे। हरेक सिंह रावत ये कह सकते हैं कि मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाते थे तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वो लोगों की मनोभाषा को समझने वाले कहे जा सकते हैं, और इसीलिए उनको पार्टी ने इन सब चीजों को देखते हुए कोऑर्डिनेशन की भूमिका यहाँ पर दी है, कोऑर्डिनेटर रूप में उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। अब देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए वो अपनी इस भूमिका का निर्वहन किस को कर पाते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार यही कह रहे हैं कि हरेक सिंह रावत को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा इमरजेंसी में भर्ती हैं। पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि गणेश जोशी को सांस से संबंधित कुछ दिक्कतें थी, जिसके चलते उन्हें भर्ती कराया गया। एम्स पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर लोकेश सैनी उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी में भर्ती है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, और बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ है और इसी के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और खबर टिहरी से है, जहां के ग्रामीण परेशान होकर बहिष्कार करने में उतर आए हैं। टिहरी के जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग निर्माण का काम कब से चल रहा है, जिस सड़क का 17 किलोमीटर निर्माण हो चुका है, लेकिन बीच में 6 किलोमीटर सड़क 10 सालों से रुकी हुई है, जिससे ग्रामीण जो है परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। जो 7 किलोमीटर निर्माण शीघ्र नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव 2054 में दोगी पट्टी, कुचनी, दमांशी और अकरियार इस क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष जो है इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हम सब लोगों का कर्मी कंसर यहाँ पे जारी किया। रोड के बारे में है, रोड हम जब तक हमारी रोड पूरी नहीं हुई तब तक हम धरने पे हम बैठे रहेंगे। अपने बाल बच्चों छोड़े सरकार जिम्मेदार होगी हमारी सरकार बच्चों के लिए, हमारी गाय भैंस के लिए। हम गरीब आदमी हैं, गांव में हमारे अधूरी रोड कट गई, आज छोड़े हमने खेत भी दिए, हमारी पुल भी टूटी, हम दोनों तरफ से हम नीचे से हमको क्या करें हम यहाँ से हैं। हमारे तो कोई पानी भी नहीं है हमारे खेतों में, हमारी रोड पूरी खेत दिए, हमने अपनी नहर दी काटने के लिए, फिर हमारे दूर में लटका दी, बीच में लटका दी, थोड़े से रोड हमारे 7 किलोमीटर रोड कटने रह गई। बाकी हम तो यहीं बैठे रहेंगे तब तक। हमारे जनप्रतिनिधियों ने वहां पर ठोस पैरवी नहीं करी। एक भी सवाल हमारे सांसद ने इस मामले में न तो लोकसभा में उठाया, न हमारे विधायक ने जो है विधानसभा में उठाया। सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि साहब इसलिए नहीं हो रही, किसी को कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रही, जबकि ये इनकी नाकामयाबी और इनके नकारेपन के कारण जो है ये रोड जो है कैंसिल हुई है। आज जनता जो है मजबूर होकर जो है धरने में बैठना पड़ रहा है। डबल इंजन क्या, यहाँ तो ट्रिपल इंजन बने हुए हैं। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है पूरे एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये हालत हो रखी। लोगों को अपना काम धाम छोड़ के यहाँ खेती पर और अपने पशुओं पे जो है लोग आजीविका का मुख्य साधन है उसी पे जीते हैं, लेकिन आज उन सब चीज़ों को छोड़ के जो है उनको यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। और सरकार किसी गलतफहमी में न रहे
वो जो है जो आज बोल रहे हैं साहब माफ़ी मांगेंगे, कोई धरने हमारे खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ बैठ के तो ये सोचते हैं हमारे खिलाफ हो गई। भाई ये अपने हकों के लिए बैठ रहे हैं। प्रजातंत्र में हमारे पास और दूसरा कौन सा उपाय है बताएं, हमारे विधायक जर बताएं यहाँ की सरकार की अपनी मांग को उठाने के लिए कौन सा उन्होंने जो है नियम निकाला है या कौन सी जो है प्रक्रिया है, उससे तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपनाएं। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने में होना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार और खेल विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या नियमित रूप से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की समीक्षा कर रही हैं। अक्टूबर नवंबर में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश के 7 स्थानों पर होना है, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले स्टेट्स गेम का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, ये बहुत गर्व का विषय है। और 2024 यानी कि इसी वर्ष जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों को होना है और अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य में इसका आयोजन होना है। विभाग की ओर से लगातार इसकी तैयारियां की जा रही हैं और लगभग अवस्थापनाओं के मद में, अवस्थापनाओं के काम में हम लगभग 80 से 90% हम लोगों ने काम किया है। कुछ कार्य प्रगति पर है और लगातार जो है वह भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग कमेटी से नाम फाइनल हो रहे हैं, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को यह नाम भेजे जा रहे हैं और उन नाम की घोषणा पार्टी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में भी बचे हुए सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटें डिक्लेयर हुई हैं और अब लगातार डिक्लेयर होती जाएंगी। सारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम, आ जाओ आप इधर, स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर करते हैं। इकट्ठे करने की बात नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी का एक सिस्टम होता है बैठने का और उसी के तहत हमारा पार्टी का काम चलता है और वो लगातार जारी है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।